वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आपको बताया 8 बजे आपको टेस्ट मिल गया। कौन कौन सा टॉपिक था? राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, भाषा, बोलियां व प्रमुख साहित्यिक लेखक यानी ग्रंथों के बारे में आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। तो अब इसकी हम आंसर की देखते हैं, व्याख्या सहित क्या थे, क्या क्वेश्चन थे, किस प्रकार थे। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी। जल्दी से वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लो। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के आंसर की। तो आपने सारों ने नोटबुक के अपने आंसर उतार रखे होंगे। आशा करता हूँ सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपके आंसर आपने सही दिए होंगे, सोच विचार के, बुद्धि लगा के दिए होंगे, क्योंकि वही इन क्वेश्चनों को सही कर सकता है जिसने ये टॉपिक पढ़े हैं। तो पूरे दिन में आपको टॉपिक पढ़ने हैं, घंटे 2 घंटे लगते हैं। इस टॉपिक को आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। तो शुरुआत इनके आंसर की सही आपको मिलाना है और लास्ट में मुझे बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या था कि राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? ये 2019-20 का चर्चित क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहां से ज्योग्राफी का क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, किसी में भी आ जाए। तो ये सही जवाब है। छबड़ा है वो 12 के अंदर है, और पूछा जा सकता है छबड़ा तापीय जो ऊर्जा केंद्र है वो 12 का मोतीपुरा गांव है, ध्यान रखना। मोतीपुरा गांव है, वहां पे स्थित है। और एक खास बात देखो, वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक जो तापीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो छबड़ा 12 से उत्पन्न हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप नाम सुनते हो सूरतगढ़ विद्युत, जो तापीय विद्युत केंद्र है उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता है वर्तमान में, उसकी उत्पादन क्षमता, लेकिन सबसे ज्यादा वर्तमान में जो छबड़ा तापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादित हो रही है। ध्यान रखना, यहाँ इकाइयां कितनी है? इकाइयां हैं 1 से 4 इकाइयां तो है 250 मेगावाट इंटू 4 की, यानी 1000 मेगावाट। और अभी 5वीं और 6ठी इकाई का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019 में किया था, ध्यान रखना। 660 इंटू 2 मेगावाट यानी 320 की टोटल होती है 2320 मेगावाट। लेकिन सूरतगढ़ के अंदर 8 इकाइयां स्थापित हो रही है, 8 इकाइयां चल रही है, और यहाँ 6 इकाइयों में विद्युत ज़्यादा उत्पादित की जा रही है। वो क्षमता ज़्यादा है और यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित हो रही है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। ध्यान रखना है कौन सा, ये सुपर थर्मल पावर है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन तो इसका आंसर था 12। दूसरा, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कौन सी है? प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना, शक्ति यानी ऊर्जा परियोजना कह सकते हैं, पावर परियोजना। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है, इसका सही आंसर था रामगढ़, ध्यान रखना। और रामगढ़ है कहाँ पे? जैसलमेर में। अब आपको बता देता हूँ, राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना कौन कौन सी है। एग्जाम में निम्न में से कौन सा है नहीं पूछा जा सकता है, याद कर लेना। एक तो रामगढ़, दूसरी केशवराय पाटन बूंदी के अंदर, एक कोटा के अंदर, एक है आपकी झामरकोटड़ा के अंदर, झामरकोटड़ा उदयपुर के अंदर है, छबड़ा के अंदर, एक है धौलपुर गैस साइकिल कंबाइंड परियोजना जो राजस्थान की दूसरी प्राकृतिक गैस परियोजना है। ये सारी की सारी कहाँ पे है? ये किसकी है? प्राकृतिक गैस है। दोबारा बता देता हूँ, याद कर लेना। रामगढ़, केशवराय पाटन, कोटा, जामरकोटड़ा, छबड़ा, धौलपुर, ये सारी की सारी प्राकृतिक गैस पर आधारित है। और धौलपुर में तो नप्ता गैस पर आधारित भी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गैस की नहीं है, कौन सी पवन ऊर्जा की नहीं है? तो रामगढ़ जैसलमेर में राजस्थान की पहली गैस आधारित परियोजना है। 273 मेगावाट यहाँ से विद्युत उत्पादित की जाती है। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, तो सबसे ज्यादा जो उन्हें विद्युत मिलती है वो तापीय शक्ति से मिलती है, लगभग 60 से 61%, ध्यान रखना। अब मैं आपको क्रम बता देता हूँ, सबसे ज्यादा ताप से 2 नंबर पर राजस्थान में पवन से, 3 नंबर पर राजस्थान में जल से, 4 नंबर पे पूछे तो सौर ऊर्जा से, 5 पे पूछे तो आणविक से, और 6 से पूछे तो बायोमास। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्रम, तापीय, पवन, जल, सौर, आणविक, बायोगैस, याद रख लेना। ये आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े एकदम फिक्स आंकड़े हैं, यहाँ से कोई गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो। क्योंकि हम सोच लेते हैं सौर ऊर्जा की बहुत संभावना, लेकिन सौर ऊर्जा देखो कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे आ रहा है हमारे राजस्थान में। तो तापीय, पवन, जल, सौर, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम को अक्षय ऊर्जा निगम नाम कब दिया? देखिए आपको 8 बजे जो टेस्ट मिलता है उसकी आंसर की भी हम सीधा दे सकते हैं।
लेकिन आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाता है ताकि आपको इसके बारे में पूरा पता चले, पूरा तथ्य पता चले, सिर्फ इसीलिए। नहीं तो हमारे लिए तो बहुत सरल सा काम है, टेस्ट दे दिया और उसकी आंसर की दे दी। तो आंसर की यहाँ आप मिलाओगे, आपका क्वेश्चन गलत हुआ किस कारण, आपने उसका आंसर वो कैसे लगाया और वीडियो में आपको क्या बताया गया, इससे आपको अंदाजा होगा और आपका क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होगा। सिर्फ इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, ध्यान रखना। तो नवीनीकरण उपक्रम का नाम है वो अगस्त 2002 को, तारीख पूछे तो 9 अगस्त 2002 को अक्षय ऊर्जा निगम नाम दिया गया। अब बढ़िया तरीके से थोड़ी सी बात सुन लीजिए। सबसे पहले हमारे राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए ये संस्था स्थापित है। आपसे पूछे राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए कौन सा संस्था काम कर रही है, तो अक्षय ऊर्जा निगम बताओगे। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब सबसे पहले रेडा की स्थापना हुई 1985 में। रेडा क्या है? राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी अभिकरण। इसका मतलब है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। 1985 में स्थापना हुई। फिर क्या हुई? एक RSPCL यानी राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एग्जाम में रेडार RSPCL सीधा पूछा जाता है, न कि हिंदी पूछी जाती है। 1995 में इसकी स्थापना हुई। दोनों क्या करते थे? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के लिए काम करते थे। लेकिन क्या हुआ? मार्च 2002 को, ध्यान रखना ये दो दे रखा है मैंने, मार्च 2002 को इन दोनों को मिलाकर एक संस्था बना दी गई, राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास निगम, और उसी का नाम 9 अगस्त 2002 को रख दिया राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो आते हैं वो इसके अधीन काम करते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय, भूतापीय, सारी की सारी। तो आई होप मैं समझूंगा आपको समझ में आ गई होगी बात। जल्दी से थंबनेल कर दो अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है और यहाँ से ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। रीट, BSTC, राजस्थान पुलिस, पटवार, किसी का भी राजस्थान लेवल का एग्जाम देना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, गिरिल परियोजना संबंधित है। ये क्वेश्चन आपने किया होगा। तो गिरिल परियोजना किससे संबंधित है? ताप विद्युत से संबंधित है। और गिरिल है कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर है। तापीय ऊर्जा है और ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ध्यान रखना, राजस्थान में 3 प्रकार के प्रोजेक्ट है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, सुपर थर्मल पावर और तीसरा सीधा थर्मल पावर। ध्यान रखना। तो ये प्रोजेक्ट किस प्रकार का है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए अब ध्यान रखना कौन सी है? ताप विद्युत है, बाड़मेर में गैसीय लिग्नाइट आधारित राजस्थान की पहली परियोजना है। ध्यान रखना, गैसीय लिग्नाइट कोयले पर आधारित राजस्थान की पहली परियोजना है जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई है। छठा क्वेश्चन देखिए, बरसिंगसर ताप परियोजना किस जिले में है? बरसिंगसर, तो बरसिंगसर बीकानेर के अंदर है। ध्यान रखना, नेवली कॉरपोरेशन के द्वारा लिग्नाइट कोयले पर आधारित है ये लिग्नाइट, और NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा ये स्थापित की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, नेवली बीकानेर में एक ग्रुप है उसके द्वारा ये स्थापित की गई है। तो जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ एकदम सही है, किसी भी विद्यार्थी के किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग गाइडों से आप पढ़ते हो। मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ एकदम फिक्स डाटा होगा मेरे इन 30 क्वेश्चनों में। ध्यान रखना, कहीं वैसे मिस्टेक हो सकती है, मानवीय भूल, लेकिन आंकड़े आपको एकदम क्लियर होगा तो कोई किंतु परंतु इनमें नहीं होगी। 7 नंबर, निम्न में से कौन सी तापीय ऊर्जा परियोजना राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है? राजस्थान की संयुक्त यानी दूसरे राज्यों से मिलकर वो परियोजना नहीं चल रही। तो सिंगरौली है, ओरिया है, रिहंद है, धूड़सर नहीं है। ध्यान रखना, धूड़सर नहीं है, सिंगरौली है, ओरिया, रिहंद और एक और परियोजना ध्यान रखना सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा। बस याद ही रख लेना, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। निम्न में से कौन सी संयुक्त परियोजना नहीं है? तो याद रखना, सिंगरौली, ओरिया, रिहंद, सतपुड़ा। 8 नंबर, खिराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? भाषा व बोली दिया था आपको टॉपिक, तो खिराड़ी बोली आपने लगाया होगा टोंक और भीलवाड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और भीलवाड़ा में स्थान पूछे तो जहाजपुर, जहाजपुरा या जाजपुरा के अंदर है। अब ये पूछा जाता है खिराड़ी बोली किससे बनी है? तो ध्यान रखना, मेवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी प्लस हाड़ौती का मिश्रण है। देखो आपको मैं बता देता हूँ याद करने का तरीका। इधर आ गया मेवाड़ आ गया, इधर आ गया हाड़ौती और इधर आ गया ढूंढाड़ी, बीच में क्या बच गया? टोंक और भीलवाड़ा बच गया। तो ये तीनों के मिश्रण से खिराड़ी बोली बोली जाती है। और माल खिराड़ी नाम आ जाए तो आपको मालपुरा टोंक करना है। माल खिराड़ी, खिराड़ी टोंक भीलवाड़ा, माल खिराड़ी मालपुरा टोंक। 9 नंबर देखिए, चरणदास व लालदास जी के
साहित्य की भाषा कौन सी थी? तो संत थे चरणदास जी और लालदास जी। ध्यान रखना मेवात क्षेत्र से संबंधित है, इधर मेवात से, तो मेवाती भाषा थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर के अंदर, यानी खास करके अलवर भरतपुर में। अब ये मिश्रण ये भी किसका? ध्यान रखना हरियाणवी प्लस ब्रज भाषा प्लस मारवाड़ी यानी मरु भाषा का सम्मिलित मिश्रण है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, किसके मिश्रण से? हरियाणवी ब्रज मरु भाषा के मिश्रण से। और ध्यान रखना चरणदास जी और लालदास जी, और चरणदास जी की दो शिष्या, नाम सुना होगा आपने, दयाबाई और सहजोबाई, इन्होंने भी अपने ग्रंथ लिखे थे, वो मेवाती भाषा में लिखे थे। अब एक इंपॉर्टेंट बात और मेरे से सुन लो मेवाती के लिए, पश्चिमी हिंदी प्लस राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का कार्य करने वाली बोली है मेवाती बोली। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पश्चिमी हिंदी प्लस राजस्थानी भाषा के मध्य। संत दादू ने अपनी साहित्यिक रचना किस भाषा में लिखी थी? तो संत दादू दयाल के बारे में जानते हो, जिनकी मृत्यु नारायणा जयपुर में हुई थी, मुख्य पीठ भी वहाँ पे है, और इनके जो अनुयायी होते हैं मरने के बाद, यानी इनका देहांत हो जाता है तो अपना शव है वो खुले क्षेत्र में जीव जंतुओं के लिए छोड़ देते हैं। तो ढूंढाड़ी भाषा में, जिसको सद्दूकड़ी भी कहा जाता है, ढूंढाड़ी भाषा में जो जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साहित्यिक ढूंढाड़ी भाषा को पिंगल भी कहा जाता है। जैसे ध्यान रखना ढूंढाड़ी भाषा की खासियत, वर्तमान काल के लिए ये 6 शब्द का प्रयोग करते हैं, 6, और भूतकालीय छी, छो, ये प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछे ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली, 84 नागरचोल काठेड़ी, 84 नागरचोल काठेड़ी, याद रख लेना। साहित्यिक बोली, यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का आता है, पिछले एग्जाम उठा के देख लो आप, हो सकता है अभी जल्दी मैं आपके लिए पीछे जो भी एग्जाम हुए हैं उनका सॉलिड पेपर लेके आपके पास उपलब्ध होगा, सीधा पूरा पेपर जिसमें जीके क्या बताया गया है। राजस्थान की मरु भाषा कहलाती है, तो ये तो आपको नॉर्मल सा पता है, राजस्थान की मरु भाषा कौन सी है? तो मारवाड़ी राजस्थान की मरु भाषा है। और एक ग्रंथ है कुवल्यमाला, उद्योतन सूरी ने लिखा था कुवल्यमाला, उस ग्रंथ में ये मरु भाषा नाम मिलता है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है ये, और उत्पत्ति इसकी गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। इंपॉर्टेंट याद रखना, राजस्थान की प्रधान बोली प्लस मानक बोली कौन सी है, भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। जैन साहित्य और मीरा के जो अधिकांश पद है वो इसी भाषा में लिखे हुए हैं। 1961 में कुल कितनी राजस्थान की बोलियां थी? तो ये क्वेश्चन बस आपके लिए डाल दिया सीधा ही। 1961 में कुल कितनी राजस्थान की? तो 73 राजस्थान की बोलियां थी। 13 नंबर, राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है? ये आपको पता ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मारवाड़ी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फिर मेवाड़ी बोली जाती है, पहली मारवाड़ी फिर उसके बाद में मारवाड़ी। और आपसे पूछे कि मारवाड़ी विशुद्ध रूप से किस जिले में है? तो जोधपुर में। देवड़ावाटी बोली का संबंध है, देवड़ावाटी कहाँ बोली जाती है? देवड़ावाटी, ध्यान रखना सिरोही, इस देवड़ावाटी को सिरोही बोली भी कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, देवड़ावाटी बोली किस बोली की उपबोली है? तो मारवाड़ी की। राजस्थान में लगभग जो बोलियां वो मारवाड़ी की उपबोली है, तो मारवाड़ी की उपबोली है। निमाड़ी किसकी उपबोली है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, भी ध्यान रखना। निमाड़ी किसकी उपबोली है? तो निमाड़ी मालवी की है। अब ये ध्यान रखना, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। तो दक्षिणी राजस्थानी आ गया तो इसके पास ये मालवी क्षेत्र आ गया, तो मालवी की उपबोली है। 16 डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये तो आपका क्वेश्चन गलत हुआ ही नहीं होगा, वागड़ी या बागड़ी, वागड़ी या बागड़ी। और किसकी है? इसको बिल्ली बोली भी कहा जाता है, बिलों की बोली कहा जाता है। 17 नंबर देखिए, राजस्थान की बोली व क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। तो गलत युगम देखो, ढूंढाड़ी टोंक में बोली जाती है, सही है। 12 में हड़ौती बोली बोली जाती है, ये भी सही है। करौली क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है, सही है। पाली में बागड़ी नहीं बोली जाती, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती। अब क्वेश्चन देखिए, पाली में ज्यादातर मारवाड़ी वाला क्षेत्र आ जाता है, गोडवाड़ प्रदेश वाला। अब कई विद्यार्थी अभी नए जुड़े हैं, तो ध्यान रखना 8 बजे हमारा इन 30 क्वेश्चनों का टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है। 8 बजे कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो टेलीग्राम पे मिलता है, टेलीग्राम पे नानक क्लासेज ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना, उस पर मिलता है। दूसरा यूट्यूब पर भी डाल दिया जाता है। और तीसरा हमारे नानक क्लासेज नाम से व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए 2, उसमें डाला जाता है। और जो परिश्रम कोचिंग क्लास के विद्यार्थी है उनके वहाँ डाला जाता है, उनके ग्रुप में। तो ध्यान रखना, अभी जो ग्रुप है नानक क्लासेज ग्रुप, सिर्फ वो व्हाट्सअप वाला बंद करेंगे, सिर्फ टेलीग्राम चलाएंगे। तो सारे विद्यार्थी जिनके पास व्हाट्सअप ग्रुप है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ताकि आपको आसानी रहे।
फिर ये टेस्ट आधे घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। आधे घंटे के बाद 8:30 पर आपको ये वीडियो मिलता है। इसमें साथ में तो आपको आंसर मिल गए और साथ में आपको व्याख्या मिल गई। आप क्या किया करो, जैसे ही 8 बजे आपको टेस्ट मिल जाता है, अपनी नोटबुक पे 30 क्वेश्चनों के आंसर उतार लिया करो और यहाँ मिलाते रहा करो। लास्ट में जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताया करो कितने क्वेश्चन सी, क्योंकि आपने पढ़ लिया, टेस्ट दे दिया, आपका नतीजा जरूरी है, आपने क्वेश्चन सही कितने किए उस पर निर्भर सबसे ज़्यादा करता है। ध्यान रखना। तो चलता हूँ 18 नंबर पर। जल्दी से लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, पहले तो जो नए जुड़े हैं सारे के सारे, क्योंकि पुरानों की तो आदत है लाइक करते हो, नए विद्यार्थी भूल जाते हैं। राजस्थान में कुल आबाद गांव का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण है? ये क्वेश्चन 2018 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो सीधा आया हुआ क्वेश्चन उठाया गया। 100%। राजस्थान के कुल आबाद गांव का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण है? 100% है, ध्यान रखना। राजस्थान में किस स्थान पर 95 मेगावाट सौर संयंत्र की पहली इकाई से उत्पादन प्रारंभ हो गया? राजस्थान के किस स्थान पर 95 मेगावाट सौर संयंत्र की पहली इकाई? ध्यान रखना, ये खास इकाई है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे नहीं कि सारी इकाइयों से क्वेश्चन आने लग जाएंगे, नहीं। आपको प्रथम कोई अंतिम है या कोई चर्चित ज़्यादा है या किसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश के सहयोग से चल रही है वो याद करनी है। आलतू फालतू का कचरा याद नहीं करना। ध्यान रखना, ऊर्जा संसाधन खनिज के अंदर इंपॉर्टेंट कोई खनिज है, इंपॉर्टेंट कोई संसाधन है, उसी कोई ध्यान रखना। या 1-2 साल से चर्चित होता है, वहीं से क्वेश्चन आता है, नहीं कि सारा ये आप चिट्ठा लेके बैठ जाओ और सारा रटने लग जाओ। तो ये है खींवसर नागौर। अब क्यों प्रसिद्ध है आपको पता होना चाहिए। खींवसर नागौर निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना है। निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना है हमारे राजस्थान की, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितने? 95 मेगावाट सौर ऊर्जा और रिलायंस कंपनी के द्वारा संचालित है। 20 नंबर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर रिक्शा रैली का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सोलर या सौर रिक्शा रैली, तो याद रख लेना बस उदयपुर के अंदर किया गया, नहीं कि आप जोधपुर जैसलमेर की तरफ भागो, उदयपुर के अंदर किया गया। राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पित्थल किसकी रचना है? पाथल और पित्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, क्योंकि वो जो साहित्यकार है बहुत चर्चित है। कन्हैयालाल सेठिया, आपका ये ध्यान रखना, चूरू के थे। कन्हैयालाल सेठिया चूरू, सुजानगढ़ चूरू, जिनका जन्म 1919 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी अभी 2008 में सुजानगढ़ चूरू में ही हुई थी। तो चूरू जो विद्यार्थी रहने उन्हें तो पता होगा इनके बारे में सारी। अब कन्हैयालाल सेठिया की कुछ रचनाएं देखी। पहला इनका उपन्यास था वन फूल, ये इंपॉर्टेंट है, वन फूल इनका पहला उपन्यास था। धरती धोरारी, लिल्टांस, ये पाथल और पित्थल आ गया। मिंजर आ गया, हेमाणी आ गया, लीक लकोड़ो आ गया और मायडरो हेलो, ये सारी किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया। पाथल और आपको पता है पित्थल। 22 नंबर देखिए, किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर रहता था? किस प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में? तो ध्यान रखना, राजशेखर रहता था महिपाल। अब इंपॉर्टेंट है, पहले ये राजशेखर रहता था महेंद्रपाल के दरबार में, महेंद्रपाल के बाद में शासक बना महिपाल, तो ये महिपाल के दरबार में रहने लग गया। अब ये राजशेखर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना याद रख लेना। कर्पूर मंजरी एग्जाम में आती है और बता देता हूँ, कर्पूर मंजरी, प्रबंध कोश, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी दोबारा सुन लेना, कर्पूर मंजरी, प्रबंध कोश, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, किसकी है? राजशेखर की। पहले महेंद्रपाल के दरबार में कवि थे और इसके गुरु भी थे, उसके बाद में शासक बने महिपाल, इनके दरबार में भी रहने लगे। 23 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो मीराबाई के बारे में तो आपको जानते हो, पदावली इनकी रचना है। ढूंढाड़ी भाषा में, ये मारवाड़ी भाषा में ज़्यादातर लिखती थी और मीराबाई राठौड़ वंश से संबंधित थी। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। अंतिम समय इन्होंने द्वारिका में बिताया था, पहले वृंदावन गई फिर द्वारिका आई और वहाँ एक कृष्ण की मूर्ति में लुप्त हो जाती है। ध्यान रखना, मीराबाई मेड़ता कुड़की में जन्म हुआ था, वर्तमान मेड़ता के अंदर वो स्थान है। 1498 में। पिता थे इनके रतन सिंह, दादा थे दूधा, पति थे भोजराज, ससुर थे राणा सांगा। ध्यान रखना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट। इनके गुरु थे रैदास, दास दासी संप्रदाय चलाया था। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश डायलिंग किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? यानी शाही का मतलब होता है वो राजा, मेवाड़ का वो राजा जो मिलने दिल्ली नहीं गए थे। तो ध्यान रखना, चेतावनी राज चुंगटिया। यहाँ देखो क्वेश्चन आपको सब पता है, फतेह सिंह शासक था और केसरी सिंह वारट है, चेतावनी राज चुंगटिया, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया और घूमते ही आप नहीं घूमने चाहिए।
चेतावनी चुंगटिया 1903 में क्रांतिकारी केसरी सिंह बार्ट ने, उस समय मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह, उनको लिखा और उनका स्वाभिमान जाग गया। 13 सोरठे लिखे थे उन्होंने, स्वाभिमान जाग गया और वो वापिस दिल्ली ने जाकर मेवाड़ आ गए। ये याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 25 नंबर देखिए, मायड़ रोहिल्लो रचना किसने लिखी थी? मायड़ रोहिल्लो, तो अभी मैंने आपको बता दिया कन्हैया लाल सेठ। और सूर्यमल मिश्र ने राजस्थान के राज्य कवि है जिन्होंने वंश भास्कर ग्रंथ लिखा था। कौन सा? वंश भास्कर वीर सतसई ग्रंथ लिखा था। राजियारा सोरठा ग्रंथ के लेखक कौन है? राजियारा सोरठा। तो आज शाम 9 बजे आपको कक्षा 6 की जो किताब है जियोग्राफी, उसका ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट हम लेके आ रहे हैं। उसमें आपको ग्लोब और पृथ्वी की रीतुओं, अक्षांश, देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, ध्रुवों के बारे में। और फिर अब कक्षा 6 के अगले पार्ट में, अगले वीडियो में करेंगे। तो ये करपाराम, राजियारा सोरठा ग्रंथ के लेखक कौन है? करपाराम। और ये इसको जानते हो आप, केसरी सिंह बार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बारठ परिवार क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए और देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान देते हैं केसरी सिंह बार्ट, जिनकी हवेली ध्यान रखना शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अब केसरी सिंह बार्ट की रचना सुन लीजिए। चेतावनी चुंगटिया, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज चरित्र, दुर्गादास चरित्र। रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, ये सारे एग्जाम में आते हैं। सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रह राज ग्रंथ लिखा था। 27 नंबर, पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो ये तो आपको पता है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी थे। 1540 में ये शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे और वहाँ इन्होंने लिखा। और इनके बारे में क्या जानकारी है? रानी पद्मिनी के बारे में और रावल रतन सिंह जो जोहर किया जाता है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण, बढ़ा चढ़ाकर बहुत सारी बातें इसमें लिख रखी है। 28 नंबर, दयालदास श्री ख्याल में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? ये तो जानते हो आप, दयालदास श्री ख्याल बीकानेर के शासकों का वर्णन है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये बात बताता हूँ कि दयालदास है वो किसके दरबार में कवि थे, तो ध्यान रखना किसके दरबार में शासक था? रतन सिंह, बीकानेर का शासक था रतन सिंह, उसके दरबार में रहते थे। इन्होंने दयालदास श्री ख्यात और बीकानेर राठौरानी ख्यात ग्रंथ लिखा था। 29 नंबर, आईने अकबरी के रचिता कौन है? तो आपको पता है आईने अकबरी के रचिता अबुल फजल है। आईने अकबरी या इसको कहते हैं अकबरनामा, ये अबुल फजल। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन तो मेरा बनता है 30 में से, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अंतिम क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, सूड प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? सूड प्रबंध ग्रंथ के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ, यहाँ से उस शासक के क्वेश्चन आते हैं। महाराणा कुंभा, ये कुंभा राजस्थान इतिहास का युग पुरुष कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक इसको कहा जाता है। 1433 में गद्दी पर बैठता है, 1468 में इसके पिता उद्दा द्वारा इसकी कटारगढ़ में हत्या कर दी जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, ये आपको पता है कुंभा। और कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के बाद 1437 में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब ग्रंथों की बात है तो सिर्फ ग्रंथों की बात कर लेते हैं। सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत राज, कामराज, रतिसार, हरवर्तिका। दोबारा बोल देता हूँ, कुंभा के ग्रंथ सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत राज, कामराज, रतिसार, हरवर्तिका। और जो जयदेव की गीत गोविंद थी उस पर टीका भी कुंभा ने लिखी थी। ये सारे ग्रंथ 30। और क्वेश्चन पूछा था राजस्थान का अबुल फजल, तो मोहनोत नैन सिंह को कहा जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? मुझे जल्दी से कमेंट कर दो और फिर क्वेश्चन मिलाओ, आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? बस आगे बढ़ते रहना है आपको, एक क्वेश्चन ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए धारणा। और अगर कम हो भी गया तो भी आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगे रहो लक्ष्य को डांटने, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी आपके लिए एक सूचना, और आपको पता है हरियाणा सरकार ने अगले 1 साल तक भर्ती न निकालने का निश्चय किया है। तो कहीं राजस्थान सरकार भी ऐसा न कर दे, इसलिए करे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास खूब टाइम होगा। तो आराम से बढ़िया तरीके से टॉपिकों को क्लियर करें, क्योंकि अगर भर्ती निकले न निकले, पेपर हो, सबके लिए बराबर होगा, ध्यान रखना। तो जल्दी से मिला लीजिए आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। फिर कमेंट में मुझे बताओगे ताकि मुझे पता लगे आपके, क्योंकि मैं थोड़े कमेंट जल्दी से देख नहीं पाता।
कल का टॉपिक ये देख लीजिए, 29 अप्रैल को खनिज संसाधन राजस्थान की चित्रकला। 29 अप्रैल का टॉपिक होगा खनिज संसाधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है। राजस्थान की चित्रकला, इन दो टॉपिकों से क्वेश्चन होगा कल 29 अप्रैल को। तो मिला लिए होंगे लगभग आपने। तो अब 9 बजे का वीडियो आपको देखना है जिसमें कक्षा 6 की